हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वह है कंजप्शन फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी उपभोग फलन क्या होता है और उपभोग प्रवृत्ति क्या है। ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले जैसा कि हमने केन्स के सिद्धांत के बारे में डिस्कस किया था, तो केन्स का जो उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम था, उस उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम के द्वारा उसने ये बात सिद्ध की थी कि जब कभी भी एक व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो इनकम बढ़ने के साथ साथ उसका कंजप्शन भी बढ़ता है, लेकिन जो कंजप्शन बढ़ता है वो उस अनुपात में नहीं बढ़ पाता जिस अनुपात के अंदर इनकम बढ़ती है। यानी एक व्यक्ति जो है अपनी इनकम बढ़ने के साथ साथ जो है कंजप्शन भी बढ़ा रहा है और कंजप्शन के साथ साथ जो है उसकी बचत करने की प्रवृत्ति है वो भी बढ़ती चली जाती है। तो जैसे जैसे एक व्यक्ति की बचत बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम होता चला जाएगा। इसलिए अगर एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है तो हमें जो है इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए हमें जब तक उपभोग प्रवृत्ति के बारे में पता नहीं होगा तब तक हम जो है इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ाए इसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो है कंजप्शन फंक्शन के बारे में जानना चाहेंगे। तो एक व्यक्ति की जो इनकम होती है उस इनकम को वो दो भागों में डिवाइड कर सकता है। या तो एक व्यक्ति अपनी इनकम को कंज्यूम कर ले और दूसरा एक व्यक्ति जिस इनकम के हिस्से को कंज्यूम नहीं करता वो बचत कहलाती है। तो एक व्यक्ति की जो आय होती है वो कुल उपभोग तो और कुल बचत के ऊपर जो व्यय होता है या कुल व्यय, कुल उपभोग व्यय और कुल बचत होती है उसका जोड़ होता है। अब जो उपभोग है उसको हम जो है उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं, यानी आय के अलग अलग स्तरों के ऊपर एक व्यक्ति जो है अलग अलग कंजम्पशन करता है। तो आय और उपभोग के बीच जो रिलेशनशिप है उसको हम उपभोग फलन या उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। इसी प्रकार से आय और बचत के बीच में भी जो संबंध है, आय के अलग अलग स्तर के ऊपर एक व्यक्ति कितनी कितनी बचत करना चाहता है उसको हम बचत प्रवृत्ति कहते हैं। और जो उपभोग प्रवृत्ति है वो दो प्रकार की होती है, एक तो औसत उपभोग प्रवृत्ति और दूसरी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। इसी प्रकार से जो बचत प्रवृत्ति है वो भी दो प्रकार की होती है, एक तो औसत बचत प्रवृत्ति और दूसरी सीमांत बचत प्रवृत्ति। तो हमारा जो पूरा का पूरा लेसन रहेगा वो इन्हीं पर निर्भर रहेगा। तो आज के इस लेसन के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो हम केवल कंजप्शन वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम ये जानें कि उपभोग फलन या उपभोग प्रवृत्ति क्या है और उसके बाद उपभोग प्रवृत्ति है वो कौन कौन से प्रकार की होती है, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, औसत उपभोग प्रवृत्ति तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कंजप्शन क्या होता है। कोई भी व्यक्ति जो होता है उसकी बहुत सारी आवश्यकताएं होती है और उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक व्यक्ति जो है बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करता है, क्योंकि बिना वस्तुओं और सेवाओं के किसी भी व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। जैसे एक व्यक्ति है खाने पीने की अगर उसकी ज़रूरत है तो उसको पूरा करने के लिए उसे खाद्यान्नों की ज़रूरत पड़ेगी। इसी प्रकार से उसे अपने पढ़ाई की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए कॉपी पेन किताब बैग इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसी प्रकार से व्यक्ति को जो है कपड़े की आवश्यकता होती है, जूतों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार व्यक्ति की बहुत सारी मूलभूत ज़रूरतें होती है। इसी प्रकार चिकित्सा की सुविधाओं की भी व्यक्ति को ज़रूरत होती है। तो जब व्यक्ति इन वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर व्यय करता है तो क्योंकि ये सारी की सारी वस्तुएं और सेवाएं जो कंजप्शन के अंदर आती है, उपभोग के लिए इन वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए इन वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर जो व्यय किया जाता है उसे हम उपभोग व्यय कहते हैं। आय के एक निश्चित स्तर के ऊपर जो उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय करता है वही उपभोग व्यय है, क्योंकि एक व्यक्ति जो होता है अलग अलग इनकम के लेवल के ऊपर अलग अलग कंजप्शन करता है। जैसे एक व्यक्ति की अगर इनकम 10,000 रुपये है तो कंजप्शन का लेवल उसका अलग होगा। अगर एक व्यक्ति की इनकम 1,00,000 रुपये है तो उसका कंजप्शन का लेवल अलग होगा। अगर एक व्यक्ति की इनकम 2,00,000 रुपये है तो उसका कंजप्शन का लेवल अलग होगा। तो इस प्रकार अलग अलग उपभोग आय के स्तर के ऊपर वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर जो उपभोक्ता द्वारा व्यय किया जाता है वही जो है कंजप्शन कहलाता है। अब कंजप्शन फंक्शन या उपभोग फलन क्या है। उपभोग आय पर निर्भर करता है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग किया जाएगा या वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा पर कितना व्यय किया जाएगा, ये इनकम के लेवल के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए उपभोग जो है वो आय का फलन है। कंजप्शन इज ए फंक्शन ऑफ इनकम। और इनकम और कंजप्शन के बीच में धनात्मक संबंध होता है, अर्थात अगर एक व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो उसका कंजप्शन का लेवल भी बढ़ेगा और अगर एक व्यक्ति की
इनकम कम होती है तो उसका कंजम्पशन का लेवल भी कम होता चला जाएगा। तो इस प्रकार दोनों के बीच में जो है एक ही दिशा में परिवर्तन होता है। जिस दिशा के अंदर इनकम में परिवर्तन होगा उसी दिशा के अंदर कंजप्शन में भी चेंज आता है। और केन जो था उसने जो है उपभोग प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया था। तो जो कंजप्शन फंक्शन है यानी आय के अलग अलग स्तर के ऊपर व्यक्ति कितना कितना कंजप्शन करता है उसी को जो है केन्स ने जो है उपभोग प्रवृत्ति कहा है। तो ये उपभोग प्रवृत्ति की परिभाषा जो है अर्थ है कि आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग व्यय को उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। यानी आय के जो अलग अलग लेवल है उसके ऊपर एक व्यक्ति का या पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर अगर आप बात करें तो राष्ट्रीय आय के अलग अलग स्तरों के ऊपर जितना कंजप्शन किया जाता है उसको हम जो है उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। इस प्रकार उपभोग और आय के संबंध का जो संबंध है वही जो है कंजप्शन प्रोपेंसिटी या उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं आप। ब्रूमेन के अनुसार उपभोग फलन यह बताता है कि उपभोक्ता आय के प्रत्येक संभव स्तर पर कितना खर्च करना चाहेंगे। यानी एक व्यक्ति की जो है एस्टिमेटेड कंजम्पशन बताता है कि भी एक व्यक्ति का अलग अलग जो इनकम का लेवल है उस अलग अलग इनकम के लेवल के ऊपर व्यक्ति जो है कितना एक्सपेंडिचर करना चाहेंगे। पीटरसन के अनुसार उपभोग फलन की परिभाषा एक अनुसूची के रूप में दी जा सकती है। अनुसूची या टेबल या तालिका क्या होती है? ये किसी भी दो चरों के बीच में संबंध को दिखाती है या दो चरों की जो अलग अलग मात्राएं हैं उनको दिखाती है। तो उपभोग फलन परिभाषा एक अनुसूची के रूप में दी जा सकती है जो विभिन्न आय स्तरों पर उपभोग वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए व्यय की मात्रा को दिखाती है। यानी इसके अंदर भी वही बात है कि आय के अलग अलग स्तरों के ऊपर एक व्यक्ति जो है कंजम्पशन गुड्स और सर्विसेज के ऊपर कितना व्यय करता है वही जो है कंजम्पशन फंक्शन या उपभोग प्रवृत्ति कहलाती है। अब हम टेबल के द्वारा इसकी व्याख्या देखते हैं। हमारे पास में टेबल है जिसके अंदर जो अपना फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर हमने इनकम ली है, दूसरे के अंदर हमने कंजम्पशन लिया है और तीसरे के अंदर हमने बचत ली है। तो पहले के अंदर जब इनकम लेवल है तो देखिए आप एक व्यक्ति का जो कंजम्पशन है वो 20 है। तो जब इनकम शून्य है एक व्यक्ति ने कंजम्पशन 20 किया तो ये उसकी या तो उसने उधार लिया है या उसने पिछली बचतों में से ये कंजम्पशन किया है। और इनकम के शून्य लेवल के ऊपर जो कंजम्पशन किया जाता है वो जो है वो स्वायत्त उपभोग कहलाता है। स्वायत्त उपभोग वह उपभोग होता है जो आय के स्तर पर निर्भर नहीं करता। ये अति आवश्यक उपभोग होता है जो व्यक्ति को करना ही करना पड़ता है चाहे उसका इनकम का लेवल कुछ भी हो। तो ऐसे में बचत है वो -20 हो जाएगी। दूसरा, जब इनकम का लेवल 100 है तो व्यक्ति कंजम्पशन भी 100 करता है। तो क्योंकि हम कुल इनकम को दो भागों में बांट सकते हैं, उपभोग और बचत। तो अगर एक व्यक्ति ने 100 रुपये इनकम थी और 100 का ही 100 उसने कंजम्पशन कर लिया तो दूसरे लेवल के ऊपर आप देखिए बचत शून्य है। जब एक व्यक्ति की इनकम बढ़ करके 300 200 हो जाती है तो व्यक्ति का कंजम्पशन भी बढ़ करके 180 हो जाता है। अब आप यहाँ पर देखिए जब एक व्यक्ति का कंजम्पशन 100 से बढ़कर 200 हुआ तो उसका आय जब 100 से बढ़कर के 200 हुई तो उस व्यक्ति का कंजम्पशन है वो केवल 100 से बढ़कर के 180। यानी जितना इनकम में वृद्धि हुई है उपभोग में उतनी वृद्धि नहीं हुई, बल्कि जो कम उसने कंजम्पशन किया वो किस में चला गया? सेविंग में चला गया। तो व्यक्ति ने जो 180 की बचत उपभोग कर लिया और 20 रुपये की उसने बचत कर ली। इसी प्रकार जब इनकम 300 है तो एक व्यक्ति 260 रुपये कंजम्पशन करता है तो उसकी सेविंग है वो 300 माइनस 260 बराबर 40 हो जाएगा। इसी प्रकार जब एक व्यक्ति की इनकम बढ़ करके 400 हो जाती है तो 340 का कंजम्पशन करता है, बचत है वो बढ़ करके 60 हो जाती है। और जब कंजम्पशन इनकम का लेवल 500 है तो उस स्तर के ऊपर एक व्यक्ति 420 का कंजम्पशन करता है और उसकी जो सेविंग है वो 80 हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भी आय के अलग अलग स्तर के ऊपर उपभोग का अलग अलग स्तर है और आय के अलग अलग स्तर के ऊपर बचत का भी अलग अलग स्तर है। तो इस प्रकार आय के अलग अलग स्तर के ऊपर जो उपभोग का अलग अलग स्तर है उसको हम उपभोग प्रवृत्ति कहेंगे और आय के अलग अलग स्तर के ऊपर बचत का जो अलग अलग स्तर है उसको हम बचत प्रवृत्ति कहेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम केवल उपभोग प्रवृत्ति को डिस्कस कर रहे हैं तो इसी के ऊपर हमारा मेन फोकस रहेगा। अब हम इसी चीज़ की जो है रेखा चित्र के द्वारा भी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास में ओ एक्स अक्ष है, ओ एक्स अक्ष के ऊपर हम इनकम लेंगे और ओ वाई के ऊपर हम जो है कंजम्पशन लेंगे क्योंकि हम इन्हीं दो चरों के बीच में रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, इनकम और बचत। अब आप देखिए ये हमारे पास में जो है ओ अक्ष से यानी मूल बिंदु से निकलती हुई जो रेखा है वो एग्रीगेट सप्लाई या इनकम रेखा है और ये हमारे पास में जो है कंजम्पशन ओ सी यानी जब इनकम का लेवल 0 है तो भी कंजम्पशन सी के इक्वल किया जा रहा है। यानी ओ सी है वो ऑटोनमस कंजम्पशन है, स्वायत्त उपभोग है।
अब इसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो है कंजम्पशन भी बढ़ता जाएगा, लेकिन इनकम के बढ़ने की दर अलग है और कंजम्पशन के बढ़ने की दरें अलग है। हमारे पास में ये जो है सेविंग एसेस जो है वो सेविंग कर्व है। अब आप देखिए कि बी बिंदु से पहले अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर जो है कंजम्पशन अधिक है और इनकम कम है। तो अगर एक व्यक्ति का कंजम्पशन ज़्यादा है, उपभोग ज़्यादा है, आय कम है, तो इसका मतलब एक व्यक्ति को पिछले बचतों में से कंजम्पशन करना पड़ेगा या उसको उधार लेना पड़ेगा। तो ये आप देख पा रहे हो ओ से नीचे जहाँ पर भी सेविंग हमने ली है वो जो है माइनस में है। तो आप देखिए यहाँ पर बी बिंदु तक जो इनकम है उससे पहले तक कंजप्शन जो है वो इनकम से अधिक है, तो ऐसे में बचत है वो ऋणात्मक होगी। और जब बी बिंदु के ऊपर अर्थव्यवस्था आ जाती है तो वहाँ पर कंजप्शन और आय बराबर है। जहाँ पर आय और उपभोग बराबर होता है वहाँ पर बचत है वो शून्य होती है। तो आप देखिए बी बिंदु के ऊपर जो है कंजप्शन अगर इनकम के लेवल बराबर है तो आप वहाँ देखिए सेविंग है वो शून्य है, क्योंकि ओ एक्स अक्ष के ऊपर जो भी पॉइंट लिया जाएगा वो शून्य को दिखा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कंजप्शन का जो लेवल है वो शून्य है। तो उसके बाद आप देखिए जब बी बिंदु से आगे हम जाते हैं तो जब बी बिंदु से आगे इनकम बढ़ती है तो उस अवस्था के अंदर इनकम अधिक होती है और कंजप्शन कम होता है। तो इनकम अधिक और कंजप्शन कम होगा, इसका मतलब सेविंग बढ़ती चली जाएगी। तो ए बिंदु से आगे आप देखिए सेविंग कर्व जो है वो धनात्मक हो जाता है। तो ए बिंदु पर सेविंग जो है वो शून्य है, ए से पहले सेविंग है वो ऋणात्मक है और ए के आगे सेविंग है वो धनात्मक है। तो इसमें कंजप्शन ही तय करता है कि भी सेविंग का लेवल क्या होगा। तो ये हमारा डायग्राम है जो है हमें दिखा रहा है कि भी उपभोग फलन क्या होता है। इसको हम रेखा चित्र के द्वारा भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट उपभोग वक्र है वो क्या होता है। उपभोग वक्र वह वक्र होता है जो आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग की मात्रा को दिखाता है, अर्थात एक ऐसा रेखा चित्र जो आय और उपभोग के संबंध को दिखाता है उसको हम जो है उपभोग वक्र कहते हैं। उपभोग वक्र हम आगे बनाएंगे तो वहाँ देख लेना किस प्रकार से बनता है, क्योंकि इसके अंदर हमें दो ही चीज़ें लेनी है। एक अक्ष के ऊपर हम इनकम लेंगे और दूसरे अक्ष के ऊपर हम कंजम्पशन लेंगे। फिर इनकम के अलग अलग लेवल के ऊपर जो कंजम्पशन का लेवल है उन बिंदुओं को आप मिलाते चलिए तो हमारे पास में कंजम्पशन कर्व आ जाएगा। अब हम देखते हैं उपभोग वक्र के प्रकार। उपभोग वक्र एक तो वो होता है जो मूल बिंदु से प्रारंभ नहीं होता लेकिन रेखीय उपभोग वक्र होगा। एक चीज़ का आप ध्यान रखना, रेखीय उपभोग वक्र हम उसको कहते हैं जिसके अंदर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एक समान अनुपात में बढ़ती है, यानी जो कंजप्शन का जो एमपीसी का लेवल है उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर पॉइंट 10 है तो 10 ही रहेगी, अगर पॉइंट 20 है तो वो 20 ही रहेगी, चाहे इनकम का लेवल कुछ भी हो। दूसरा, मूल बिंदु से शुरू होने वाला रेखीय उपभोग वक्र। मूल बिंदु से जो उपभोग वक्र शुरू होता है उस अवस्था के अंदर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति एक समान होती है। तीसरा, अरेखीय उपभोग वक्र, जब उपभोग के अंदर जो है एक समान मात्रा में वृद्धि नहीं होती, यानी जब एक समान अनुपात के अंदर कंजम्पशन में वृद्धि नहीं होती या परिवर्तन नहीं होता तो उस अवस्था के अंदर जो उपभोग वक्र है वो अरेखीय होगा। अब देखिए आप मूल बिंदु से प्रारंभ न होने वाला रेखीय उपभोग वक्र, पहली बात इस उपभोग वक्र की जो इक्वेशन होगी वो होगी सी इज इक्वल टू सी ए प्लस बी वाई। यहाँ पर सी ए क्या है, स्वायत्त उपभोग, यानी ये वो उपभोग होता है जो आय के स्तर पर निर्भर नहीं करता। अगर इनकम शून्य भी है तो ये कंजप्शन जो है एक निश्चित लेवल पर होगा। देखिए अगर हम इनकम को शून्य कर देंगे तो इनकम का हम बी के साथ गुणा करेंगे तो बी चाहे कितनी भी हो, अगर इनकम शून्य है तो ये बी वाला बिंदु है वो शून्य हो जाएगा, बी वाई शून्य हो जाएगा, तो भी सी इज इक्वल टू सी ए, यानी अभी भी उपभोग जो है वो स्वायत्त उपभोग के बराबर होगा। इनकम का लेवल शून्य है तो भी, जैसा कि हमने टेबल में भी देखा था, जब इनकम का लेवल शून्य था तो उपभोग 20 रुपये का हो रहा था, तो वो 20 रुपये क्या था, सी ए था, और शून्य जो था वो बी वाई था। तो सी यहाँ पर स्वायत्त उपभोग है और बी जो यहाँ पर एम पी सी है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, और वाई जो है यहाँ पर आय का स्तर है। तो कुल उपभोग जो होता है वो एक तो स्वायत्त उपभोग होता है और दूसरा प्रेरित उपभोग होता है। प्रेरित उपभोग जो होता है वो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा आय के स्तर पर निर्भर करता है। तो ये जो जहाँ कहीं भी आपको देखिए सी ए प्लस बी वाई इक्वेशन दिखे, या कई बार इसको सी जीरो भी बोलते हैं, सी जीरो प्लस बी वाई इक्वेशन दिखे, तो समझ लेना कि भी ये जो है रेखीय उपभोग वक्र है लेकिन मूल बिंदु से शुरू नहीं होता। मूल बिंदु से शुरू न होने का कारण क्या है, क्योंकि सी ए की मात्रा कुछ न कुछ होगी। तो जब इनकम का लेवल शून्य है तो भी कंजप्शन का लेवल शून्य नहीं होगा, तो ये मूल बिंदु से शुरू नहीं होगा। मूल बिंदु का मतलब शून्य से शुरू होना। दूसरा,
रेखीय क्यों है? क्योंकि बी की वैल्यू जो है वो एमपीसी की वैल्यू वो स्थिर रहेगी। तो जिस अनुपात में इनकम बढ़ेगी, बी के अनुपात के अंदर कंजम्पशन में भी वृद्धि होती चली जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो है इक्वेशन अगर आप देखते हो सी ए प्लस बी वाई या सी जीरो प्लस बी वाई, तो समझ लेना ये जो है रेखीय उपभोग वक्र है, लेकिन मूल बिंदु से शुरू नहीं होता। दूसरा, इस प्रकार का जो कंजप्शन कर्व होता है उस अवस्था के अंदर औसत उपभोग प्रवृत्ति जो होती है वो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से अधिक होती है, क्योंकि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तो केवल बी वाई वाला पार्ट होगा, और औसत उपभोग प्रवृत्ति है वो क्या होगी, बी वाई प्लस सी ए भी उसमें शामिल होगा। तो औसत उपभोग प्रवृत्ति के अंदर सी ए जो होता है वो एक्स्ट्रा शामिल होता है, क्योंकि कुल जो उपभोग होगा, औसत उपभोग होगा वो किसके बराबर होगा, सी बटा वाई। तो सी जो है वो सी ए प्लस बी वाई से बना हुआ है, तो इसके अंदर जो है औसत उपभोग प्रवृत्ति होगी वो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से हमेशा ही ज़्यादा होगी, क्योंकि ए पी सी इक्वल टू सी प्लस वाई, पी नहीं यहाँ पर सी प्लस वाई है ये, और एम पी सी जो होता है डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। तो ऐसे में सी जो होता है वो कंजप्शन जो होता है उसके अंदर केवल सी ए एक्स्ट्रा होगा, उसकी वजह से औसत उपभोग प्रवृत्ति ज़्यादा होगी। और डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई का मतलब है केवल प्रेरित उपभोग वाला पार्ट है, यानी आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में परिवर्तन होता है वो है। इसमें उपभोग के अंदर एक समान अनुपात में वृद्धि होती है, यानी और वो अनुपात क्या है, बी। तो एक स्थिर अनुपात के अंदर परिवर्तन होता रहेगा। और ये जो उपभोग वक्र होता है ये अल्पकालीन उपभोग वक्र होता है, क्योंकि अल्पकाल के अंदर स्वायत्त उपभोग होता है, अदरवाइज दीर्घकाल के अंदर तो सारा का सारा प्रेरित उपभोग ही होगा। वहाँ पर जब कंजम्पशन, वहाँ पर दीर्घकाल के अंदर जब इनकम शून्य होती है तो कंजम्पशन भी शून्य होगा। अब इसको आप रेखा चित्र के द्वारा देखते हैं। इनकम का लेवल ओ एक्स एक्स के ऊपर हमने इनकम ले रखी है और ओ वाई के ऊपर हमने कंजम्पशन और शेविंग ले रखी है। और हमारे पास में जो सी रेखा वक्र है सी सी, ये जो है मूल बिंदु से शुरू नहीं हो रहा। देखिए मूल बिंदु 0 है, ओ है, यहाँ से शुरू नहीं हो रहा है, इससे थोड़ा ऊपर शुरू हो रहा है। और ऊपर से शुरू होने का कारण क्या है, सी ए, ओ से लेकर के सी तक जो उपभोग है वो सी ए है। और इसके बाद सी में जो वृद्धि हो रही है बी के अकॉर्डिंग हो रही है, यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जितनी है उसी के अनुसार जो कंजप्शन में वृद्धि होती चली जाएगी। तो यही हमारा जो है उपभोग वक्र है। जैसे हमने पीछे भी देखा था कि आगे हम उपभोग वक्र बनाएंगे तो आप ये बना सकते हो। ये हमारा कंजप्शन कर्व है, और ये कंजप्शन कर्व जो होता है वो अल्पकालीन कंजप्शन कर्व है, जो मूल बिंदु से शुरू नहीं हो रहा। ओ वाई के ओ वाई एक्स है उसमें ओ से थोड़ा ऊपर से अगर शुरू हो रहा है तो हमारा जो है अल्पकालीन उपभोग वक्र है। जब यहाँ पर इनकम का लेवल वाई है तो कंजप्शन का लेवल ओ ए है। जब इनकम बढ़ करके ओ वाई 1 हो गई तो अब आप यहाँ पर देखिएगा जितनी इनकम बढ़ी है कंजप्शन के अंदर उसके मुकाबले कम वृद्धि हुई है। जब इनकम बढ़ करके वाई से 1 हुई तो कंजप्शन भी ए से लेकर के बी तक बढ़ा, लेकिन जितनी इनकम में वृद्धि हुई कंजप्शन उतना नहीं बढ़ा। इसका मतलब बाकी हिस्सा किस में चला गया, सेविंग में चला गया। नेक्स्ट है मूल बिंदु से शुरू होने वाला रेखीय उपभोग वक्र, यह दीर्घकालीन उपभोग वक्र होता है। यानी जो भी वक्र शून्य से शुरू होगा या ओ बिंदु से शुरू होगा वो दीर्घकालीन कंजप्शन कर्व होगा। और इसकी जो इक्वेशन होगी सी प्लस बी वाई, अब की बार सी ए नहीं है क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था सी ए जो होता है वो अल्पकाल में होता है। अल्पकाल के अंदर अगर इनकम का लेवल शून्य हो तो भी कुछ न कुछ कंजप्शन होगा, लेकिन दीर्घकाल के अंदर क्योंकि हमारी आदत रुचि फैशन में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए दीर्घकाल के अंदर उपभोग आय के अनुसार बदलता रहता है। अगर आय बढ़ती है तो उसी अनुपात पे कंजप्शन बढ़ेगा, अगर इनकम कम होती है तो उसी अनुपात में कंजप्शन कम हो जाएगा। और जब रेखीय उपभोग वक्र हो और वो मूल बिंदु से शुरू हो उस अवस्था के अंदर औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एक समान होती है। और इस अवस्था के अंदर औसत उपभोग प्रवृत्ति तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति वो स्थिर होती है। अब आप देखिए रेखा चित्र के द्वारा हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। ओ एक्स के ऊपर हमने कंजप्शन और ओ वाई के ऊपर हमने शेविंग ली, और ओ एक्स के ऊपर हमने इनकम और ओ वाई के ऊपर हमने कंजप्शन और सेविंग लिया है। अब आप देखिए जो एग्रीगेट कंजप्शन ए एस है, जिस अनुपात के अंदर हमारी ए एस जो है वह पूर्ति वक्र है या आय वक्र है, तो बिल्कुल मूल बिंदु से निकलने वाली अपनी कंजप्शन कर्व भी है, जो ये दिखाता है कि भाई जिस अनुपात के अंदर कंजप्शन में वो इनकम में वृद्धि होगी उसी अनुपात के अंदर कंजप्शन में भी वृद्धि होती चली जाएगी।
तो जो भी मूल बिंदु से कंजम्पशन कर्व निकलता है वो दीर्घकालीन का वक्र होता है। आप याद देखिए, जब इनकम का लेवल शून्य होगा तो कंजम्पशन का लेवल भी शून्य ही है। तो ये मूल बिंदु से शुरू होने वाला जो कंजम्पशन कर्व होता है वो दीर्घकालीन कंजम्पशन कर्व होता है। आगे अरेखीय उपभोग वक्र, इसमें सीमांत उपभोग प्रवृत्ति स्थिर नहीं होती। पीछे हमने देखा था कि जो रेखीय उपभोग वक्र होता है उसके अंदर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति स्थिर होती है, लेकिन जो अरेखीय उपभोग वक्र है उसके अंदर एमपीसी जो कांस्टेंट नहीं होती, कभी एमपीसी अधिक हो जाएगी, कभी एमपीसी कम हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के कम होने की जो टेंडेंसी पाई जाती है। तो जैसे जैसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कम होती चली जाएगी वैसे वैसे जो उपभोग वक्र है वो अरेखीय होकर के नीचे की तरफ आता चला जाएगा। और इस अवस्था के अंदर एपीसी यानी औसत उपभोग प्रवृत्ति जो होती है वो एमपीसी अर्थात सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से अधिक होती है। अब हम एक डायग्राम के द्वारा देखते हैं। ये हमारे पास में जो है एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू वाई, क्योंकि औसत जो कुल पूर्ति होती है वो इनकम के बराबर ही होती है। और अब की बार आप ये देखिए, ये जो रेखा है ये बिल्कुल सरल रेखा नहीं है, सीधी रेखा नहीं है। तो रेखीय वक्र जो होता है उसके अंदर कंजम्पशन कर्व जो होता है बिल्कुल सीधी रेखा होती है। और बिल्कुल सीधी रेखा होने का मतलब है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति स्थिर होती है। लेकिन जो अरेखीय वक्र होता है उसके अंदर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति स्थिर नहीं होती। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो कंजप्शन कर्व है वो लगातार नीचे की तरफ आ रहा है, जो ये दिखा रहा है कि आय के बढ़ने के साथ साथ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है वो कम होती जा रही है। क्योंकि रेखीय वक्र का जो ढाल होता है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कंजप्शन कर्व जो होता है उसका अगर रेखीय ढाल है तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति स्थिर है। अगर कंजप्शन कर्व का ढाल अरेखीय है इसका मतलब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति स्थिर नहीं है। तो रेखीय वक्र का जो ढाल होता है वो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के द्वारा ही तय होता है। ये हमारे पास में सेविंग है, क्योंकि सेविंग और जो कंजप्शन जो होता है वो जो ऑपोजिट होते हैं। अगर सेविंग अगर कंजप्शन अधिक है तो सेविंग कम होगी, अगर कंजप्शन बढ़ रहा है तो सेविंग कम हो रही है, अगर कंजप्शन कम हो रहा है तो सेविंग बढ़ती जाएगी। तो ऐसे में हम देखते हैं कि अगर एसएस जो वो सेविंग कर्व है ये भी अरेखीय है, बिल्कुल सीधी रेखा नहीं है। अर्थव्यवस्था में जब इनकम का लेवल ओ वाई है तो उस अवस्था के अंदर डी सेविंग होगी, यानी व्यक्ति जो ए बचत करेगा अर्थात पिछली बचतों में से व्यक्ति कंजम्पशन करेगा, यानी बचत है वो ऋणात्मक होगी। तो ऐसे में हम देखते हैं कि जो वाई का लेवल है इनकम का, उस लेवल के ऊपर जो सेविंग है वो ओ बिंदु से नीचे की तरफ है, और ओ बिंदु से जो नीचे की तरफ पॉइंट्स है वो माइनस के हैं। तो ऐसे में सेविंग जो वो ऋणात्मक होती है। और वाई लेवल के ऊपर आप देखिए कंजम्पशन का लेवल अधिक है और इनकम का लेवल कम है। दूसरी अवस्था के अंदर ये जो डी सेविंग है वो कितने के बराबर होगी, जो इनकम और कंजम्पशन के बीच में गैप है उसके बराबर जो है बचत होगी। दूसरी अवस्था में आप देखिए जब इनकम का लेवल अपने पास में ओ वाई वन है तो उस अवस्था के अंदर जो है सेविंग और इनकम एक जो अपने कंजम्पशन और इनकम है वो बराबर है, क्योंकि आप ऊपर की तरफ दे रहे हो जो इनकम की रेखा है उसी रेखा के बिल्कुल समान जो वो कंजम्पशन की रेखा है। तो जहाँ पर कंजम्पशन और इनकम बराबर होते हैं वहाँ पर सेविंग शून्य होती है। तो ओ वाई बिंदु के ओ वाई वन बिंदु के ऊपर आप देखिए बचत जो है वो शून्य है। इसके बाद अगर इनकम का लेवल बढ़ करके ओ वाई टू हो जाता है तो वहाँ पर जो है इनकम अधिक हो जाती है और कंजम्पशन कम हो जाता है। तो ऐसे में शेविंग बढ़ने लगती है और शेविंग धनात्मक हो जाती है। तो इस अवस्था के अंदर शेविंग कितनी है, इनकम और कंजम्पशन के बीच में जो गैप है उसके बराबर शेविंग होगी। तो इस प्रकार ये जो हमारा अरेखीय रेखा चित्र है और वास्तविक जीवन के अंदर हमें जो है यही वास्तविकता देखने को मिलती है कि अगर एक व्यक्ति का जो कंजम्पशन कर्व बनाया जाए तो वो अरेखीय ही आएगा। इसके बाद है उपभोग प्रवृत्ति की विशेषताएं। सबसे पहला, उपभोग प्रवृत्ति एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। दूसरा, सभी की उपभोग प्रवृत्ति एक समान नहीं होती। तीसरा, उपभोग प्रवृत्ति आय तथा रोजगार के स्तर को प्रभावित करती है। चौथा, अल्पकालीन उपभोग प्रवृत्ति और दीर्घकालीन उपभोग प्रवृत्ति। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, उपभोग प्रवृत्ति एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। तो बहुत सारे जो वैज्ञानिक है, अर्थशास्त्री, उन्होंने माना है कि कंजप्शन जो होता है एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, अर्थात किसी भी व्यक्ति का जो कंजम्पशन है वो उसके मनोवैज्ञानिक तत्वों पर निर्भर करता है, उसकी मानसिकता पर निर्भर करता है। और जो ये मनोवैज्ञानिक तत्व या जो मानसिक तत्व होते हैं वो हमारी आदत है, रुचि है, फैशन है आदि है।
तो जिस वस्तु के अंदर व्यक्ति की रुचि और फैशन बढ़ जाता है, जिस वस्तु के लिए व्यक्ति आदी हो जाता है, उस के ऊपर व्यक्ति अधिक कंजप्शन करता है। और अगर व्यक्ति की रुचि किसी वस्तु में कम है तो उसका कंजप्शन भी कम होगा। तो अलग अलग व्यक्ति जो होते हैं, सभी की मानसिकता अलग अलग होती है, इसलिए सभी का कंजप्शन फंक्शन है वो भी अलग अलग होगा। अल्पकाल के अंदर अगर हम बात करें तो जो मनोवैज्ञानिक तत्व होते हैं उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता, तो ऐसे में जो उपभोग प्रवृत्ति है वो स्थिर रहती है। दूसरा, सभी की उपभोग प्रवृत्ति एक समान नहीं होती। समाज के अंदर दो प्रकार के वर्ग होते हैं, एक वर्ग तो वंचित वर्ग होता है और दूसरा वर्ग जो होता है वो पूरी तरह से संपन्न वर्ग होता है, यानी अमीर और गरीब होते हैं। अब अमीरों की उपभोग प्रवृत्ति ज़्यादा होती है या गरीबों की? डेफिनेटली गरीबों की जो उपभोग प्रवृत्ति है वो ज़्यादा होती है, अमीरों की उपभोग प्रवृत्ति कम होती है। अब आपको थोड़ी हैरानी हो रही होगी कि ऐसा क्यों है, क्योंकि अमीरों के पास में तो इनकम अधिक है, गरीबों के पास में इनकम कम है, तो उनकी उपभोग प्रवृत्ति अधिक कैसे होगी? हम उपभोग प्रवृत्ति का जो माप करते हो परसेंटेज के रूप में करते हैं कि एक व्यक्ति जो अपनी इनकम का कितना प्रतिशत हिस्सा खर्च करते हैं। तो क्योंकि गरीब जो होते हैं उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हुई होती, इसलिए जैसे ही उनकी इनकम बढ़ती है वो अपनी इनकम का लगभग सारा हिस्सा खर्च कर देते हैं। तो सारा हिस्सा खर्च करने का मतलब क्या है कि उस गरीब व्यक्ति की उपभोग प्रवृत्ति ज़्यादा होगी, लेकिन जो अमीर व्यक्ति होते हैं उनकी सैलरी या उनकी आय जो है वो अधिक होती है, इसलिए वो जो है कम प्रतिशत भाग जो है अपनी इनकम का खर्च करते हैं, क्योंकि उनकी बहुत सारी ज़रूरतें पूरी हो चुकी होती है। इसलिए जैसे ही उनकी इनकम बढ़ती है वो अपनी बड़ी इनकम का एक थोड़ा हिस्सा खर्च करते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा, एक अमीर व्यक्ति की जो इनकम है वो 1 करोड़ रुपए है। अब अगर उसमें से वो 50 लाख रुपए खर्च करता है तो उसकी उपभोग प्रवृत्ति है वो 0.5 है, यानी 50%, कि एक व्यक्ति अपनी इनकम का आधा हिस्सा खर्च करता है। दूसरा, एक गरीब व्यक्ति है जिसकी इनकम 1,000 रुपये है तो उसमें से वो 900 रुपये खर्च कर रहा है, तो इसकी उपभोग प्रवृत्ति है वो क्या है? 0.9। तो अब आप देखिए, जो गरीब व्यक्ति है क्योंकि उसकी इनकम कम है इसलिए वो अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा खर्च करेगा प्रतिशत के रूप में, तो उसकी कंजप्शन का जो उपभोग प्रवृत्ति है वो ज़्यादा होगी। और जो अमीर व्यक्ति उसकी इनकम अधिक होती है इसलिए प्रतिशत के रूप में वो उसका कम हिस्सा खर्च करता है, तो उसकी उपभोग प्रवृत्ति कम होती है। तो आप याद देखिए, एक अमीर है वो 50 लाख रुपए खर्च करता है तो भी आधा ही खर्च करता है, उसकी जो कंजप्शन की जो प्रवृत्ति है वो 50% है। और जो गरीब है उसकी इनकम कम है इसलिए वो अपनी इनकम का ज़्यादा हिस्सा खर्च कर देता है, तो उसकी कंजप्शन की जी हाँ 1,000 रुपये के पीछे उसने 900 खर्च कर दिए, तो उसकी जो उपभोग प्रवृत्ति है वो 0.9 अर्थात 90% पैसा वो खर्च करता है। आगे, उपभोग प्रवृत्ति आय तथा रोजगार के स्तर को प्रभावित करती है। आय और रोजगार का स्तर जो होता है उपभोग प्रवृत्ति से संबंधित होता है और दोनों के बीच में धनात्मक संबंध होता है। अर्थात किसी भी समाज के अंदर उपभोग प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही मांग अधिक होगी, और जितनी मांग अधिक होगी उतने ही ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जाएगा, और जितने ज़्यादा लोगों को रोजगार देंगे अर्थव्यवस्था के अंदर आय उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो हमेशा जो कंजप्शन प्रोपेंसिटी होती है, खर्च करने की जो प्रवृत्ति होती है, अगर वो अधिक होती है तो उस समाज के अंदर आय तथा रोजगार का स्तर भी अधिक होगा। अगर किसी समाज के अंदर बचत की प्रवृत्ति ज़्यादा है अर्थात लोग जो है उपभोग कम करते हैं, तो वहाँ पर आय और रोजगार का स्तर भी नीचा होता है। आगे, अल्पकालीन उपभोग प्रवृत्ति। ये अल्पकालीन उपभोग प्रवृत्ति होती है सी इज इक्वल टू सी ए प्लस बी वाई, अर्थात बी वाई है, जहाँ पर भी आपको बी दिया हुआ मिलेगा समझ लेना ये रेखीय है। और दूसरा, अगर उसमें सी ए बी सा मिला तो समझ लेना ये मूल बिंदु से शुरू नहीं होता, अर्थात ये जो है अल्पकालीन उपभोग प्रवृत्ति को दिखाता है। तो इसमें सी ए जो है वो स्वायत्त उपभोग है, बी वाई जो है वो प्रेरित उपभोग है, कुल उपभोग जो होता है स्वायत्त उपभोग और प्रेरित उपभोग का जोड़ होता है। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सारी बातें। नेक्स्ट इसके बाद है दीर्घकालीन उपभोग प्रवृत्ति। दीर्घकालीन उपभोग प्रवृत्ति के अंदर सी इज इक्वल टू बी वाई, अर्थात उपभोग जो होता है केवल इनकम और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। अगर इनकम जीरो है, जैसे वाई अगर अपने पास जीरो है तो बी चाहे कुछ भी हो, अगर हम इसको जीरो से गुणा करेंगे तो कंजप्शन भी जीरो ही आएगा। तो ऐसे में ये दीर्घकालीन उपभोग प्रवृत्ति जो होती है वो मूल बिंदु से शुरू होता है और ये रेखीय उपभोग प्रवृत्ति होती है। और इस अवस्था के अंदर औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है वो इक्वल होती है। आगे, उपभोग प्रवृत्ति के प्रकार। उपभोग प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है, पहला औसत उपभोग प्रवृत्ति और दूसरा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम औसत उपभोग प्रवृत्ति अर्थात एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम।
औसत उपभोग प्रवृत्ति जो होती है वो कुल उपभोग और कुल आय का अनुपात होती है। अर्थात अगर हम कुल उपभोग को कुल आय की मात्रा से भाग दे दें तो हमारे पास में जो है औसत उपभोग प्रवृत्ति आ जाएगी। औसत उपभोग प्रवृत्ति इज इक्वल टू सी प्लस वाई। सी यहाँ पर क्या है, कुल उपभोग है, और वाई यहाँ पर क्या है, कुल आय या राष्ट्रीय आय है। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। कुरिहारा के अनुसार औसत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग व्यय तथा एक विशेष स्तर पर आय का अनुपात है। यानी आय और उपभोग और आय का अनुपात ही उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है। यह डेफिनेशन हो गई। अब हम इसके टेबल देखते हैं। अब आप टेबल में देखिए, सबसे पहले हमने कुल आय ली है 100, 200, 300। उसके बाद हमने कुल व्यय लिया है कंजम्पशन 75, 160, 270। तो पहले में आप देखिए हमारी जो एपीसी है औसत उपभोग प्रवृत्ति है वो कितनी है। उपभोग प्रवृत्ति क्या होता है, सी बटा वाई, यानी उपभोग बटा आय। तो पहले में उपभोग देखिए 75 और आय 100, तो ये 0.75 आ जाएगा। दूसरी अवस्था के अंदर कंजम्पशन जो है 160 है और इनकम है वो 200 है। तो इसमें क्या हो जाएगा, औसत उपभोग प्रवृत्ति सी बटा वाई, अर्थात सी क्या है 160 बटा वाई 200, 0.8% आ जाएगा। 0.8 आ जाएगा अर्थात 80%। तीसरा जो है 300 इनकम है, उस समय कंजप्शन जो है 270 है। अगर 270 है तो यहाँ पर एक व्यक्ति जो है अपनी इनकम का 90% हिस्सा खर्च कर रहा है, अर्थात यहाँ पर जो औसत उपभोग प्रवृत्ति है वो 0.9 है। तो इस प्रकार हम औसत उपभोग प्रवृत्ति निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास में कुल आय तथा कुल व्यय दिया गया हो तो कुल उपभोग व्यय बटा कुल आय, ये हमारे पास में एपीसी आ जाती है। इसी चीज़ को हम डायग्राम के द्वारा देखते हैं। ओ एक्स अक्ष के ऊपर हमने आय और ओ वाई के ऊपर हमने उपभोग लिया है, और हम जब इनकम का लेवल 100 है तो आप देखिए एक व्यक्ति 75 रुपये खर्च कर रहा है। जब ऐसे में औसत उपभोग प्रवृत्ति वो किसके बराबर हो जाएगी, 75 बटा 100 यानी 0.75। जब कंजप्शन का इनकम का लेवल बढ़ करके 200 हो जाता है तो अर्थव्यवस्था के अंदर उपभोग का लेवल बढ़ करके 160 हो जाता है। अब औसत उपभोग प्रवृत्ति कितनी होगी, 160 बटा 200 अर्थात 0.8%, 8 यानी 80%। कंप्लीट है ये। इसके बाद हम देखेंगे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है। यह आय में होने वाला परिवर्तन, देखिए जहाँ भी सीमांत चीज़ होगा उसके अंदर दो चरों में परिवर्तन का माप होगा। अगर हम सीमांत बचत की बात करते हैं तो कुल बचत और कुल आय में परिवर्तन। अगर हम सीमांत उपभोग की बात करते हैं तो कुल उपभोग और कुल आय में परिवर्तन। अगर हम सीमांत उत्पादकता की बात करते हैं तो कुल उत्पादकता और एक व्यक्ति की सीमा उत्पादकता में परिवर्तन, यानी एक श्रमिक अगर हमने लगाया तो उसके कारण कुल उत्पादकता में जो चेंज आता है। तो इस प्रकार से हम जो है वो सीमांत निकालने के लिए दो चीज़ों में परिवर्तन को जो एक दूसरे से भाग देते हैं। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो है वो आय में होने वाले परिवर्तन के कारण उपभोग में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है। अर्थात अगर आय एक स्तर से बढ़ करके दूसरे स्तर पर बढ़ जाती है तो उसमें जितना परिवर्तन होता है उसके कारण कंजप्शन में जो परिवर्तन होता है उन दोनों का अनुपात है वो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाती है। वो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का फार्मूला क्या है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी क्या है, डेल्टा का मतलब है चेंज, तो कुल उपभोग में परिवर्तन बटा डेल्टा वाई का मतलब है कुल आय में परिवर्तन। इसकी परिभाषा देखिए, कुरिहारा के अनुसार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग में होने वाले परिवर्तन और आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है। ये हमने पीछे देख लिया था कि आय में जो परिवर्तन होता है उसके कारण कंजप्शन में जो चेंज आता है उन दोनों का अनुपात है वो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाती है। अब हम टेबल के द्वारा देखते हैं। इस टेबल में आप देखिए सबसे पहले हमने इनकम का लेवल लिया है। पहले में इनकम का लेवल जो है वो 100, 200, 300 है। कंजप्शन का लेवल है वो 70, 150 और 400 है। पहली अवस्था के अंदर हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें 100 जब इनकम हुई तो उससे पहले नहीं पता था कि इनकम का लेवल क्या था। अगर हमें पहले पता होता तो हम यहाँ भी निकाल लेते। कंजप्शन जब 70 हुआ तो हमें नहीं पता था कि भी पहले कंजप्शन का लेवल क्या है। जब दूसरी अवस्था के अंदर इनकम 100 से बढ़कर के 200 हुई तो आप यहाँ देखिए इनकम में कितना परिवर्तन हुआ है, 100 का, क्योंकि 100 से बढ़कर 200 हुई है तो इनकम में परिवर्तन 100 का। अब कंजप्शन देखिए 70 से बढ़कर के 150 तक हुआ है, तो ऐसे में कंजप्शन में जो परिवर्तन है वो 80 का है। तो अब अगर हम औसत उपभोग सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निकालेंगे तो वो क्या होगा, डेल्टा सी अर्थात 80 बटा डेल्टा वाई अर्थात 100, तो ये 0.8 आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए जब इनकम बढ़ करके 300 हुई 200 से, तो 200 से 300 का मतलब परिवर्तन कितना हुआ,
100 का, क्योंकि 200 से 300 के बीच में अंतर 100 का है तो डेल्टा वाई 100 आ गया। अब कंजप्शन में कितना चेंज हुआ, 150 से बढ़ करके 240 हुआ तो 90 का चेंज आया, तो डेल्टा सी की जगह क्या हो जाएगा 90, तो 90/100 बराबर हो जाएगा 0.9। इसी चीज़ को हम रेखा चित्र के द्वारा भी कर सकते हैं। हमने ओ एक्स एक्स के ऊपर इनकम लिया और ओ वाई के ऊपर कंजप्शन लिया है। ये हमारी एमपीसी रेखा है, एमपीसी जो कि बी के द्वारा निर्धारित होती है, क्योंकि किसी भी रेखा का जो ढाल है वो एमपीसी पर निर्भर करता है। जब इनकम का लेवल 100 है अर्थव्यवस्था के अंदर तो कंजप्शन का लेवल 70 है। जब इनकम बढ़ करके 200 हो जाती है तो अब आप देखिए कंजम्पशन बढ़ करके 150 हो जाता है। अब देखिए आप इनकम में कितना परिवर्तन हुआ उसको हम डेल्टा वाई से दिखाएंगे। डेल्टा वाई इनकम 100 से बढ़ करके 200 अर्थात 100 का चेंज हुआ, और कंजम्पशन के अंदर जो परिवर्तन है डेल्टा सी अर्थात 70 से बढ़ करके 150 तक 80 का परिवर्तन हुआ है। तो हमारे पास में जो एम पी सी है वो कितनी आ जाएगी 80/100 अर्थात 0.8। क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद आप देखिए उपभोग सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की विशेषताएं। सबसे पहले ये कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हमेशा धनात्मक रहती है। धनात्मक का मतलब जब एक व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि भी एक व्यक्ति का जो कंजप्शन ना बढ़े। अगर बिल्कुल भी कंजप्शन नहीं बढ़ेगा तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति शून्य है। अगर कंजप्शन का लेवल पहले से कम हो जाता है तो उसके कारण सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है वो माइनस में चली जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। तो सीमांत, क्योंकि जब एक व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो एक व्यक्ति बढ़ी हुई इनकम का कुछ न कुछ हिस्सा अवश्य खर्च करता है, इसलिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हमेशा ही धनात्मक होती है। दूसरा, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य जो होता है वो शून्य होता है। शून्य मूल्य का मतलब जो इनकम बढ़ी तो हमने जब कोई भी कंजम्पशन नहीं बढ़ाया तो उस अवस्था के अंदर जो है एमपीसी है वो शून्य हो जाएगी। और इकाई का मतलब है कि अगर एक व्यक्ति की जितनी इनकम बढ़ती है एक व्यक्ति अपनी इनकम का सारा भाग खर्च कर सकता है। जैसे 1 लाख रुपए इनकम बढ़ी और 1 लाख का 1 लाख खर्च कर दिया तो उस अवस्था के अंदर एमपीसी 1 हो जाएगी। तो जब एक व्यक्ति अपनी बढ़ी हुई इनकम का कोई भी हिस्सा खर्च नहीं करता है तो शून्य है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अगर एक व्यक्ति अपनी बढ़ी हुई इनकम का सारा हिस्सा खर्च कर देता है तो उस अवस्था के अंदर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 1 होती है। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का जो मूल्य होता है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है। आगे है निर्धन व्यक्तियों की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति धनी व्यक्तियों के मुकाबले अधिक होती है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। दीर्घ काल में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है वो स्थिर रहती है, और जब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति स्थिर रहती है तो उस अवस्था के अंदर जो है औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एक दूसरे के बराबर होती है। अल्पकाल के अंदर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है वो घटती चली जाती है, तो इस अवस्था के अंदर भी जो है औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से अधिक होगी। असामान्य परिस्थितियों में यानी कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि भी एक व्यक्ति की जितनी इनकम है वो अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च कर दे, अर्थात उधार लेकर के अपनी पिछली बचतों में से खर्च कर दे। तो एक अर्थव्यवस्था के अंदर असामान्य परिस्थितियों में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 1 से अधिक हो सकती है, लेकिन ये व्यक्तिगत ही हो सकती है। पूरे देश की अगर आप बात करें तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि एक देश के अंदर ज़्यादातर उतना ही अधिक से अधिक उतना ही खर्च किया जा सकता है जितनी एक देश की राष्ट्रीय आय है। आगे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के घटने के कारण अभी हमने देखा था कि अल्पकाल के अंदर जो वो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जब वो घटती चली जाती है तो उसके पीछे कारण क्या है। पहला, अल्पकाल में आदतों का परिवर्तित नहीं होना, कि एक जो व्यक्ति होता है अल्पकाल के अंदर जो उसकी आदतें उसमें परिवर्तन नहीं होता। अगर परिवर्तन हो जाए तो हम उसको अल्पकाल नहीं मानेंगे। तो जब एक व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो क्योंकि उसका जो कंजप्शन है वो आदतों पर निर्भर करता है, लेकिन इनकम के बढ़ने पर उसकी आदतों में परिवर्तन नहीं हुआ तो एक व्यक्ति जो है अपनी आय का वही हिस्सा खर्च करता जाएगा जो पहले कर रहा था। तो ऐसे के अंदर इनकम बढ़ गई लेकिन उसे कंजप्शन जो है अधिक मात्रा में नहीं बढ़ाया, तो उसके कारण उसकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पहले से कम हो जाएगी। दूसरा, मूलभूत और महत्वपूर्ण आवश्यकताओं का एक आय स्तर पर पूरा हो जाना, कि जैसे जैसे व्यक्ति की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे उसकी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं जो होती है वो पूरी होती चली जाती है। जैसे एक व्यक्ति के लिए जो मकान की आवश्यकता है, इनकम का एक लेवल होने पर वो पूरी होगी, अब दोबारा उसे मकानों के ऊपर इनकम बढ़ने पर भी खर्च करना नहीं पड़ेगा। तो जब एक व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी होती चली जाती है तो वैसे जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो क्योंकि उसकी कुछ ज़रूरतें पूरी होगी इसलिए उन पर उसको व्यय नहीं करना पड़ेगा, तो उसका कुल व्यय जो है पहले के मुकाबले जो है गिरना शुरू हो जाता है और ऐसे के अंदर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति भी कम होने लगती है। उपभोग व्यय भूतकालीन आय पर निर्भर करता है। बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने ये माना था कि भी वर्तमान जो कंजम्पशन है वो व्यक्ति वर्तमान आय के आधार पर नहीं करता,
बल्कि वो पिछली आय के आधार पर करता है। जैसे अभी जो है सितंबर का महीना चल रहा है, तो एक व्यक्ति के लिए जो सितंबर का कंजप्शन है वो उसकी जो है अगस्त की जो इनकम है उसके आधार पर तय होता है। तो जब अगस्त की इनकम कम थी तो इसके कारण जो सितंबर में कंजम्पशन हुआ वो भी कम होगा। तो ऐसे में इनकम जो सितंबर में बढ़ती है उसके कारण वो भोग उससे अगले टाइम में बढ़ेगा। तो इसलिए वर्तमान आय की तुलना के अंदर वर्तमान जो उपभोग है वो हमेशा ही कम रहता है, इसलिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो लगातार गिरती चली जाती है। भविष्य जो अनिश्चित है उसको सुरक्षित बनाने के लिए व्यक्ति बचत करता है, और जितनी ज़्यादा व्यक्ति बचत करेगा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उतनी कम होती चली जाएगी। तो भविष्य के अंदर बहुत सारी जो अनिश्चितता होती है, कभी भी कोई बीमारी आ सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, या अचानक किसी पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जैसे व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो वो इन चीज़ों के लिए अधिक बचत करने लगता है, और जब एक व्यक्ति अधिक बचत करने लगेगा तो उसके कारण उसकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है वो भी कम होने लगती है। इसके बाद है औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में संबंध। औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति दोनों का ही जो अनुमान है वो कुल उपभोग तथा कुल आय से लगाया जा सकता है। अब औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होगी, सी बटा वाई, और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होगी, डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। यानी दोनों का ही अनुमान लगाने के लिए हमें जो कुल उपभोग तथा कुल आय की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा औसत उपभोग प्रवृत्ति दोनों का मूल्य जो है 0 और 1 के बीच में होता है। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 0 का मतलब कंजप्शन कुछ भी नहीं, और 1 का मतलब सारी की सारी आय का कंजप्शन। जब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती है तो उस अवस्था के अंदर औसत उपभोग प्रवृत्ति भी बढ़ने लगती है, लेकिन औसत उपभोग प्रवृत्ति के बढ़ने की दर है वो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की तुलना में कम होती है। जब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति घटती है, कम होती है, तो औसत उपभोग प्रवृत्ति भी घटने लगती है, लेकिन इसके घटने की दर है वो भी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की तुलना में कम होती है। आगे अल्पकाल के अंदर जो है औसत उपभोग प्रवृत्ति सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से अधिक होती है। एपीसी इज ग्रेटर देन एमपीसी। दीर्घकाल के अंदर औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं। अल्पकाल के अंदर जब औसत उपभोग प्रवृत्ति गिरती चली जाती है, लेकिन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है वो स्थिर रहती है। अर्थात अल्पकाल के अंदर क्योंकि रेखीय उपभोग वक्र है जो दिखाता है कि भी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति वो स्थिर है। इसके साथ अपना ये जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।